दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सवाल को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 14वां दिन है। पीछे 13 दिन तक मैं लगातार आपको लेक्चर दिया हूं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 391 नंबर से लेकर के 420 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे दोस्तों हमने 400 का क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, और यदि आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फिर भी दोस्तों हिंदी के सवाल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। थोड़ा समय दीजिए, बहुत कुछ आपको पूरे हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण से सीखने समझने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बीपीएससी ट्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल बैच बनाया है। इस बैच से दोस्तों ये 4 एग्जाम आपके फतह होंगे, चाहे आप पीआरटी का पेपर देना हो आपको, या मिडिल का पेपर देना हो, या सेकेंडरी एग्जाम का देना हो जिसे आप टीजीटी नाम देते हैं, या फिर सीनियर सेकेंडरी जिसे आप पीजीटी नाम देना चाहते हैं। ठीक है, या दिया जाता है दोस्तों। ये चारों एग्जाम दोस्तों इसी बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली हिंदी का बैच है दोस्तों। हिंदी के जो सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सवाल दोस्तों आप बखूबी हल कर पाएंगे। और आगे भारत में कोई भी एग्जाम हो जहां से हिंदी से सवाल आएगा तो याद रखिए ये बैच उन पे भारी पड़ेगा। ठीक है, एक ही बैच से दोस्तों सब का सब कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल जो है दोस्तों ये 391 नंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि 390 तक के सवाल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आपके सामने एक लंबा चौड़ा गद्यांश लिखा है। परीक्षा में जब ये सवाल आता है तो आप हमेशा गद्यांश से बड़ा आराम से आप पढ़ते हैं, जिससे लगता है बहुत फुर्सत आपके पास है। ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं कि गद्यांश से सवाल हल कैसे करते हैं। जब कभी आपके सामने गद्यांश है ना तो ध्यान दीजिए, पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पहला सवाल पढ़ना है, वो भी चारों ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। किन मनुष्यों को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है, ये सवाल है। आपको नहीं पता कि इस गद्यांश में क्या लिखा है, मुझे भी नहीं पता भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता इस गद्यांश में क्या लिखा है, लेकिन उत्तर निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो कह रहा किन मनुष्यों को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 लिख रहा है जो आत्मज्ञान के लिए साधना करते हैं, जो आत्मा परमात्मा का अंतर समझ में जाते हैं, जो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं, जो किसी भी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते। ये 4 बातें यहां लिखी हैं। अब गद्यांश की पहली लाइन पढ़िए, यही पहली दूसरी तीसरी लाइन में ही कंफर्म है कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, गद्यांश का लिखा है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पर निर्भर रहना। जो मनुष्य दूसरों का मुंह नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। बात खत्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो किसी का मुंह नहीं ताकता वही व्यक्ति क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। बस बता दिया आपका जवाब। तो कहां आप जा रहे थे पूरा गद्यांश पढ़ने भाई, थोड़ा सा पढ़ा और पहला जवाब हमने यूं चुटकी में सही कर दिया। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताइए। अब आगे आपको नहीं पढ़ना है, यहां आपका जवाब मिल गया ना, तो बस आपको यहीं पे दोस्तों रुक जाना है। अब इसके आगे तब पढ़िए जब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी भी समाज और राष्ट्र की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है। क्या पूछा दोस्तों, समाज और राष्ट्र की सफलता की पहली सीढ़ी क्या है ये बताना है। देश के लोग देशभक्त हों ये पहली सीढ़ी है, या देश के पास अपार मात्रा में धन हो ये पहली सीढ़ी है, या देश के नागरिक स्वावलंबी हो ये पहली सीढ़ी है, या इनमें से कोई नहीं। अब कौन सी पहली सीढ़ी है ये तो उस गद्यांश के अगली लाइन से पता चलेगा। अगली लाइन में चलिए, यहां तक हम पढ़ चुके, तब इसके आगे में पढ़ना है। आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थ है निज समाज तथा राष्ट्र द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जो जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वावलंबन क्या है, जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। तो याद रखेगा देश के नागरिक स्वावलंबी हों ये दोस्तों जरूरी है। इस लाइन से यही तो समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही हो गया। ऐसे ऐसे पढ़िए आप आराम से। ठीक है, अगला सवाल जब पहले पढ़ लीजिए तब गद्यांश पे ध्यान देना है। शिशु को आनंद कब प्राप्त होता है। कोई शिशु, कोई बच्चा या आनंद की प्राप्ति कब करता है। पहला ऑप्शन, जब वो अपनी मां पर आश्रित होता है मतलब निर्भर होता है, या जब उसकी मां उसे प्यार करती है, जब वह अपना काम स्वयं करने लगता है, या जब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहां सही है। जहां तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ना है। यहां से पढ़ा जाए, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, ये तो ठीक है। स्वावलंबी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। यह वीरों तथा कर्मयोगियों की सर्वांगीण उन्नति का आधार है। स्वावलंबन की परिभाषा हम अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वह पूर्णतया अपनी मां पर आश्रित होता है।
कुछ समय बाद वह अपने हाथों से चीजों को उठाता है, खाता है तथा खेलने में उनका प्रयोग करता है। इसमें वो परम आनंद प्राप्त करता है। तो कब दोस्तों? जब वह अपनी मां पर आश्रित होता है तभी दोस्तों उसका क्या होता है, वो सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। तो बहुत आराम से आपने ऑप्शन नंबर 1 जो है कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। आगे लिख रहा दोस्तों, कह रहा पेड़ पौधे किस प्रकार हमें स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं। पेड़ पौधे किस प्रकार स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं? कह रहा है हमारे लिए फल देकर, या चारों ओर हरियाली फैलाकर, या अपना भोजन स्वयं बनाकर, या तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे पढ़िए। यहां से कह रहा है शिशु की यह प्रसन्नता स्वावलंबन का आनंद है, अतः अपने आत्मविश्वास को जागृत कर उसे मजबूत बनाओ। हमें स्वावलंबन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे व पशु पक्षियों में तो स्वावलंबन कूट कूट कर भरा है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही क्या बताता है? यही स्वावलंबी होना बताता। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यही क्या है? स्वावलंबी होना दर्शाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करा आत्मनिर्भरता शब्द का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। जो आत्मनिर्भरता शब्द है इसका समासिक विग्रह कीजिए, समास विग्रह, ठीक है। तो कह रहा आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, आत्मनिर्भर का क्या हो जाता है? स्वयं पर निर्भर। और यहां पर कौन सा समास है दोस्तों? तो अधिकरण तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मा के समान निर्भर, ये तो दोस्तों गलत ही जवाब है। आत्मा और निर्भरता यह भी गलत है। आत्मा की निर्भरता यह भी गलत है, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, यानी यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का पहचान चिन्ह क्या होता है? में या फिर पर। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से सीखिए, पढ़िए। देखिए मेरी क्लास में ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चीजों को बहुत आसान से, बहुत जान लीजिए पिघलाकर आपको पढ़ाता हूं, ताकि जल्दी से जल्दी ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा वीरगाथा काल के कवि दोस्तों कौन नहीं है, ये बताइए। वीरगाथा काल पहले कहा किसे जाता है ये समझिएगा। वीरगाथा काल के दोस्तों कई सारे नाम हैं। कवि दोस्तों आपके सामने वीरगाथा काल लिख देता है, कवि दोस्तों आपके सामने आदिकाल लिख देगा। क्या लिख देगा दोस्तों? आदिकाल लिख देगा, ठीक है। कवि आपके सामने दोस्तों चारण काल लिख देगा। क्या लिख देगा? चारण काल लिख देगा। तो चाहे वीरगाथा काल कहे, चाहे आदि काल कहे, चाहे चारण काल कहे, इन सब का मतलब दोस्तों एक ही है। पहले ये आप ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि कौन इस काल के कवि नहीं है। तो चंद्रबरदाई तो दोस्तों इसी काल के कवि है। चंद्रबरदाई ने दोस्तों प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना किया था। क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, ये तो है। नामदेव जी दोस्तों नहीं है, याद रखेगा। नामदेव जी दोस्तों यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। कहां के संत थे दोस्तों? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। और इनकी जो रचनाएं हैं ये प्रायः मराठी भाषा में प्राप्त होती हैं। किस भाषा में? मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो मराठी भाषा मिलती है, याद रखेगा। और महाराष्ट्र में दोस्तों ये भक्ति काल के कवि थे। किस काल के? यह भक्ति काल के कवि थे। यह आदिकाल से इनका संबंध नहीं है, इसको याद रखें। बाकी जगनिक और मधुकर ये लोग दोस्तों वीरगाथा काल में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब सही। मैं आपसे बार बार कहता फिरता हूं कि भाई मेरी क्लास में ना आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं, आनंद आ जाएगा। आप एक बार मेरा कहना मान के तो देखो, सच में बहुत सुधार होगा दोस्तों, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। अभी से लेके बैठ जाओ। अभी तो सिर्फ 6 सवाल मैंने पढ़ा है। कितना? 6। अभी पूरे के पूरे 24 सवाल आपके सामने आने वाले हैं। तो 24 सवाल में ही अपने आप को आजमा लो। अभी से लेके बैठ जाओ, फायदा दोस्तों आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, हंस भा दहन दशन नगहीर। ये जो पंक्ति दोस्तों ये किसकी पंक्ति है ये बताना आपको। कभी कोई परीक्षा में ऐसे लाइनें काव्य में प्रस्तुत कुछ लाइनें दे देता है, आपसे पूछता है कि लाइन किसका है। ये लाइन तुलसीदास जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, जायसी जी का या कबीरदास जी का। तो याद रखेगा ये जो लाइन है ये जायसी जी की है, ठीक है। जायसी जी दोस्तों अवधी भाषा में दोस्तों अपनी रचनाएं करते थे। और जायसी जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो याद रखेगा पद्मावत। नाम सुना है ना? पद्मावत हो गया,
अखरावट हो गया, ये सब दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पद्मावत है। 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना इन्होंने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, उन्हीं का दोस्तों यह जो है कथन है। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा दोस्तों कहां से पैदा हुई है? करा वैदिक संस्कृत से नहीं, पाली प्राकृत कहीं से नहीं दोस्तों, यह पैदा हुआ अपभ्रंश से। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले था लौकिक संस्कृत। क्या था दोस्तों? सबसे पहले था लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक, ठीक है। और इसके भी पहले जहां जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा वैदिक संस्कृत। वह संस्कृत जो वेद पुराण में यूज किए गए, वो बड़ा टेक्निकल था। वैदिक संस्कृत थोड़ा आसान था। वैदिक संस्कृत के बाद दोस्तों कौन सी भाषा आई? पहले पाली भाषा आई। पाली के बाद कौन सी भाषा आई? फिर प्राकृत भाषा आई। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई? फिर अपभ्रंश भाषा आई, ठीक है। अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई? तब आई दोस्तों खड़ी हिंदी बोली। क्या आई? खड़ी हिंदी बोली। तो यदि आपसे पूछे दोस्तों कि खड़ी हिंदी बोली कहां से पैदा हुआ, तो सिंपल सी बात है, आप हमेशा क्या बताएंगे? बताएंगे कि अपभ्रंश से दोस्तों इसका जन्म हुआ है। हां, अगर पूछे कि खड़ी हिंदी बोली की आदि जननी कौन सी है, आदि जननी मतलब एकदम पुराने पे जाना है, तब दोस्तों आपको कहां आना है? वैदिक संस्कृत पर आना है। तो आप बात को समझिएगा कि परीक्षा में दोस्तों क्या दे रहा है। अब मेरी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन में क्या होता था दोस्तों? द्वित्व व्यंजन में यहां पर द्वित्व वर्ड आता है। क्या आता है दोस्तों? यहां पर द्वित्व वर्ड हो जाता है। और मैंने आपको समझाया है कि द्वित्व वर्ड में क्या होता है। जैसे मैंने समझाया था कच्चा, कच्चा में 2 बार चा आ गया। जैसे हमने समझाया था पक्का, पक्का में 2 बार का आ गया। जैसे हमने समझाया था दिल्ली, दिल्ली में 2 बार ला आ गया। जैसे हमने समझाया था बिल्ली, बिल्ली में 2 बार ला आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों शब्द आते हैं। तो यहां पर दिल्ली हो जाएगा। पुनः दोस्तों ये विसर्ग वाला शब्द है। पुनः में क्या है? विसर्ग है। इलाहाबाद तो सिंपल है। उत्साह दोस्तों नहीं होगा। उत्साह को संपृक्त में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? संपृक्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 नंबर वाला। दिल्ली जो है दोस्तों, ये आपका इस सवाल के लिए सही उत्तर बनेगा। आगे देखिए, करा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत आसान सवाल। बच्चे कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि सर इतना आसान क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा टारगेट बीपीएससी ट्री है। मेरा टारगेट क्या है? बीपीएससी ट्री। पर देखिए, मैं किस टाइप का मास्टर हूं ये मत तुलना कीजिए। मैं किस परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूं, बात ये है। अगर आप ध्यान दें, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं अपना लेवल बहुत बढ़ा के क्या करूंगा, जो लेवल आपके परीक्षा में आएगा मुझे वो लेवल पढ़ाना चाहिए, या मैं अपने मन से कोई नया लेवल क्रिएट कर दूंगा। आप बताइए क्या सही रहेगा। सर आप परीक्षा के अनुरूप पढ़ाइए, वही सही है। तो आप विश्वास कीजिए, मैं पूरी तरह से परीक्षा के अनुरूप ही पढ़ा रहा हूं, कि मैं ऐसी चीजें पढ़ाऊं कि परीक्षा में फंसे, लगे कि नहीं आपने कुछ सीखा है, ठीक है। और देखिए क्या सवाल दे रहा है, करा शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों? तो कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदुनी भी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है। क्या होता है दोस्तों? कुमुदिनी होता है। क्या होता है? पहले कु, फिर मु, फिर दी, फिर नी, कुमुदिनी होता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखिए, एक शुद्ध शब्द होता है कोमलांगी, ठीक है। एक शुद्ध शब्द होता है श्वेतांगी। क्या होता है? श्वेतांगी। एक शुद्ध शब्द होता है भुजंगी, ठीक है, भुजंगी। कभी दोस्तों इसमें इनी मत लगा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कोमलांगिनी, गलत हो जाएगा। भुजंगिनी गलत हो जाएगा। श्वेतांगिनी गलत हो जाएगा। ये दोस्तों मैं बिल्कुल शुद्ध वाले लिखा हूं, तो इन बातों को आप अपने जेहन में बिठा लीजिए और दोबारा मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी दोस्तों यहां पे शुद्ध बताना है कि सही क्या होगा। क्या पारमुखापेक्षी होगा? नहीं, पार तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या परामुखापेक्षी होता? परा भी नहीं होता है। होता है परमुखापेक्षी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? परमुखपेक्षी नहीं दोस्तों, परमुखापेक्षी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे गड़बड़ क्या है। अब दोस्तों अब आप कहेंगे सर परमुखापेक्षी, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये शुद्ध वर्तनी यहां भी टाइप हो गया, यहां भी टाइप होगा, तो बड़े आसानी से आप बता देंगे। यहां दोस्तों गलत टाइप करना था, मैंने समझाया था, ठीक है। परमुखा करमुखा पेक्षी, ठीक है, पेक्षी ऐसे कुछ लिखा था, ठीक है। कुछ गलत लिखा रहेगा। परीक्षा में दोस्तों आपको सिर्फ उस शब्द को सही करना रहेगा, बस इतनी सी बात रहेगी। अभी ये सवाल आप इस पे स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इसका उत्तर पहले से दिया है। 1 नंबर का फायदा आपको अनायास का मिल गया। अगला सवाल देखिए, करा दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है? देखिए दयानंद में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समझिए क्या निकलेगा। दया तो दोस्तों मूल शब्द रहा होगा, तो दया धन आनंद, ठीक है।
दया धन आनंद, दया धन आनंद बराबर दयानंद। अब ये जो आ है इस या के साथ मिल जाता है, मतलब या में आ की मात्रा और आ में आ की मात्रा, ये दोनों मिलकर आ ही रहता है, ठीक है। तो दया की जगह आ ही रहता है और बाकी जो लास्ट में नंद लगाए बच जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे दोस्तों यह किसका उदाहरण हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि का। इसी तरह से आप याद रखेंगे सत्याग्रह, सत्याग्रह में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सत्याग्रह में होता है सत्य धन आग्रह, क्या हो जाता है, सत्य धन आग्रह। और यहां भी दोस्तों क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। बहुत सारे बच्चे ना आधा त य देखकर यण स्वर संधि कर देते, नहीं गलत है, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां दीर्घ स्वर संधि होगा, पहले तो आप इसे समझिए। अगला सवाल है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाना है, उल्टा करना है इसको, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया जाए। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कर शब्द के प्रारंभ में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि गमन अपने आप का उल्टा बन जाए। तो देखिए उपगमन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, क्या उपगमन नाम का कोई शब्द होता है, नहीं। आगमन नाम का शब्द होता है, गमन माने जाना, आगमन माने आना, ठीक है। प्रतिगमन नाम के दोस्तों, प्रतिगमन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा, प्रतिगमन कोई शब्द ही नहीं है। अनुगमन दोस्तों होता है, लेकिन किसी के पीछे पीछे चलने को अनुगमन कहा जाता है। यहां पर बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, गमन का उल्टा क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। याद रखेंगे गमन कहीं पर लिखा हुआ है गमन, तो गमन का उल्टा क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, आगमन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं। अगर मेरा स्पेशल बैच की बात करेंगे तो मेरी स्पेशल बैच है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। कुछ क्लास मैंने निःशुल्क दिया, एक बार केवल पढ़ के देखिए। जो भी मैंने 4-6 क्लास निःशुल्क दिया है ना डेमो में, आप एक बार पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा दोस्तों। इतना बेहतरीन क्लास है, मैं क्या ही कहूं आपसे, ठीक है। मतलब अब होता क्या है ना कि प्राइस कम है, इस वजह से बच्चे क्वालिटी नहीं समझते हैं। मेरी मजबूरी में क्या ही करूं, ठीक है। ज्यादा प्राइस रख दूंगा तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे, कम प्राइस है तो आपको लगता है क्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैंने डेमो क्लास बना के दिया कि भैया डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, अच्छा लगे तो परचेज कीजिए, ठीक है। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि नहीं नितिन सर की क्लास में क्वालिटी होती भी है या नहीं। करा दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से कोई नया शब्द बनता है तब उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं दोस्तों, संधि। कैसे दोस्तों, मान लीजिए विद्या एक शब्द था, विद्या एक शब्द था और आलय दूसरा शब्द था। इन दोनों के मेल से दोस्तों क्या बन गया, इन दोनों के मेल से बन गया विद्यालय। क्या बन गया दोस्तों, विद्यालय। तब दोस्तों बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि विद्यालय एक नया शब्द है और ये विद्या और आलय के मिलने से बना है। इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर, संधि। यही होगा ना, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को क्या कहते हैं, ना 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 ना, संधि। संधि विच्छेद, विच्छेद में तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस आधार पे देखेंगे तो समास भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैसे समास हो सकता है मैं भी बता दूं, पूछने की टेक्निक थोड़ा यहां बदलनी पड़ेगी। समास ऐसे हो सकता है दोस्तों, समास दो अलग अलग पदों को जोड़कर तैयार किया जाता है। जैसे मैं कहूं दोस्तों आपसे नवग्रह, ठीक है, नवग्रह, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और ग्रह। किससे मिलकर बना हुआ है, नवग्रह। नवग्रह से दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, ठीक है। अब लिखा नहीं ना कि दोनों शब्द एक जैसे हैं, कौन कौन से, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में अगर ये सवाल आए ना तो क्लेम किया जा सकता है इस पर, ठीक है। तो दोनों होगा, एक बार आप भी अपने विचार जो है रखिए, फिर समझ में आएगा। कह रहा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अच्छा, शब्द रचना जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब हम शब्द रचना पढ़ते हैं तो उसमें हम तीन चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रूढ़ शब्द जिसका खंड नहीं हो सकता, एक पढ़ते हैं यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मिलने से बनता है, एक पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द जो पर्यायवाची होता है, ठीक है। आपसे योग रूढ़ पूछा मतलब पर्यायवाची वाला, ठीक है। तो पवित्र नहीं होगा, कुशल भी नहीं होगा, विनिमय भी नहीं, जलज होगा। जलज क्यों होगा दोस्तों, जलज किसे कहते हैं, कमल को। यदि कोई भी पर्यायवाची है तो आंख मूंद कर हमेशा उसे योग रूढ़ के अंतर्गत रखिएगा। बस कॉमन सी बात है, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं खर्च करना है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो गया। करा स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है,
कौन सी संज्ञा ये बताना है, क्या जातिवाचक संज्ञा? नहीं, जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा कब होता है? जैसे लिख देता मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य दोस्तों जातिवाचक हो जाता है। जैसे लिख देता पहाड़, जैसे लिख देता नदी, जैसे लिख देता समुद्र, ये सब आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक में दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम लिख देता, जैसे महात्मा गांधी लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हिमालय पर्वत लिख दिया तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे गंगा नदी लिख दिया तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये जो शब्द है दोस्तों स्त्रीत्व, यह भाव है। क्या दोस्तों? स्त्रीत्व क्या दोस्तों? यह भाववाचक के अंतर्गत आएगा, ना द्रव्यवाचक के अंदर। द्रव्यवाचक के अंतर्गत दोस्तों याद रखेगा, जैसे दूध आ गया, ठीक है, दूध आ गया, जल आ गया, तेल आ गया, या फिर किसी धातु का नाम आ गया, जैसे सोना आ गया, जैसे चांदी आ गया, तो ये सब दोस्तों द्रव्यवाचक में आएंगे। यहां पर ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। स्त्रीत्व जो शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर आंसू का बहुवचन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आंसू का कोई बहुवचन नहीं होता दोस्तों, आंसू स्वयं में बहुवचन है। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पिता, जैसे दोस्तों चाचा, जैसे दोस्तों दादा, जैसे दोस्तों नाना, जैसे दोस्तों मामा, ठीक है, ठीक है, जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसे दोस्तों दादी, ठीक है, जैसे दोस्तों काका। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। इसी तरह से कुछ चीजें हैं उनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे चाकू का बहुवचन नहीं होता, जैसे प्राण का बहुवचन नहीं होता, जैसे आंसू का बहुवचन नहीं होता, जैसे समाचार का बहुवचन नहीं होता, जैसे और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जैसे वायु का बहुवचन नहीं होता, जैसे जल का बहुवचन। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। वह अपने आप में दोस्तों, आप उसे सदैव बहुवचन कहिए, सदैव एकवचन कहिए, कुछ भी रखिए, उसका बहुवचन बनता ही नहीं। तो आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही रहेगा, आंसू मत कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये सही उत्तर है। अब इस तरह से अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, आप बैच में आइए, बैच पढ़िए दोस्तों, इतना मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। और मेरे बैच की एक खासियत याद रखिए, जब मैं कोई विषय पढ़ाता हूं ना, मैंने आपसे क्या कहा, बीपीएससी ट्री एक ऐसा बैच है जिस बैच से केवल बीपीएससी ही नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी व्याकरण के सवाल आएंगे, फिर आपको कभी जीवन में दूसरा बैच नहीं खरीदना है। मेरी पढ़ाई में होता, मैंने एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया ना, आप पीसीएस मेंस तक की आंसर राइटिंग कर सकते हो उस बैच को देख करके, टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं उस लेवल पे जाके बातचीत करता हूं, उस लेवल पे जाके मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो आप पढ़ के देखिए, बिना पढ़े मैं चाहे जितना भी तारीफ के पुल बांध लूं, आप पुल हमेशा तोड़ ही देंगे, ठीक है। तो मौका दीजिए, तभी आनंद आएगा। कर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। क्या रत्नगर्भा पृथ्वी को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। रत्नगर्भा दोस्तों किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची। और क्या क्या है? जैसे पृथ्वी को दोस्तों वसुधा कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों वसुंधरा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को दोस्तों अवनी कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों धरा कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों धरणी कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों धरती कहते हैं, ठीक है, धरती कहते हैं। पृथ्वी को दोस्तों और क्या कहते हैं? धारित्री कहते हैं, ठीक है, धारित्री कहते हैं। ये सब नाम है। उसी तरह हिरण्यगर्भा दोस्तों गलत है, हिरण्य गर्भ अगर लिखता, हिरण्य गर्भ लिखता तो याद रखिएगा ब्रह्मा जी को कहा जाता है, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहा जाता है, तो गलत है। स्वर्णमयी नहीं होगा, वसुमती भी होता है, कहीं कहीं पृथ्वी को वसुमती भी बुलाया गया है, वैसे ज्यादा ठीक नहीं है वसुमती बोलना। आप रत्नगर्भा कीजिए, रत्नगर्भा एकदम परफेक्ट आंसर है। वसुमती वैसे कहा जाता है सुंदर स्त्री के लिए शब्द यूज होता है वसुमती, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो ये काफी हद तक दोस्तों आज बड़ा कंट्रोवर्सी वाला यार ये चैप्टर हो गया, 14 नंबर। बड़ी लड़ाई, मतलब अक्सर करके सवालों में इस तरह की दे रहा है खतरनाक चीजें। अरे जानबूझ के दिया, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को इरेज कर लेता, हटा के नया क्वेश्चन दे देता, क्या दिक्कत है। मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके परीक्षा का भी यही हालत है। परीक्षा में कुछ कुछ पेपर में ऐसा हो जाता है कि महसूस होता नहीं सर दोनों, तो उसमें क्या करेंगे, कौन एकदम बेस्ट है, कौन एकदम बेस्ट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो याद रखेगा रत्नगर्भा एकदम परफेक्ट है, अगर रत्नगर्भा ना हो तब वसुमती को चूज कीजिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर का उल्टा आपको बताना है, सचल नहीं, ठीक है। सचल तो कुछ होता नहीं है, सचल की जगह बाकायदी अगर चल दे दिया होता चल, तो चल का क्या हो जाता दोस्तों? अचल हो जाता। चल का चल अचल, याद रखेगा। चंचल का दोस्तों क्या हो जाता है? चंचल का दोस्तों शांत हो जाता है, चंचल का शांत हो जाता है। चेतन का, चेतन तो गलत हो जाएगा,
जंगम हो जाएगा दोस्तों, जंगम। जंगम का क्या हो जाता है दोस्तों? जंगम का अस्थावर हो जाएगा। चलो चेतन का विलोम आप बताओ। चेतन, चेतन का क्या हो जाएगा? भूल गए, मूड। मूड भी कर सकते हैं, ठीक है। जड़ चेतन जिसका होता है, चेतन का जड़ हो जाता है, जड़ चेतन, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जड़ बुद्धि, मूड बुद्धि, वही हो जाता है। करा जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है। अद्भुत नहीं कहा जाता है, जो पहले कभी न हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। अपूर्व भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व, जो कभी हुआ ही नहीं है, भूत में कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए दोस्तों आप ये जवाब दे रहे हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकथनीय। अकह गलत है, अनकहा भी गलत है, बेकहे भी गलत है, अकथनीय, जो कहा ना जा सके, ठीक है। या फिर एक और शब्द होता अनिर्वचनीय, ठीक है, या निर्वचनीय कहिए, निर्वचनीय, ठीक है, निर्वचनीय, ठीक है, वचनीय ये भी कर सकते हैं, ठीक है। निर्वचनीय यह भी शब्द हो सकता है जिसको बोला ना जा सके, उसका उल्टा होता है बोलने का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? मैंने आपको समझाया था, लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या समझाया था? लेकिन किंतु परंतु, बंधु छोड़िए, और इसलिए अथवा, ठीक है, और इसलिए अथवा, ये कुछ मुख्य शब्द हैं, आप इसे याद रखिएगा। ये जहां कहीं आ जाए ना, हमेशा जवाब क्या होता है दोस्तों? हमेशा जवाब होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्योंकि लिखा यहां पर कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, नहीं दोस्तों, एक घाट पर पानी पीते थे, पीती थी नहीं, यहीं पे दोस्तों मिस्टेक हो जाएगा। तो बाकी सब तो सही है, यहां पीते थे हो जाएगा दोस्तों, यही मिस्टेक किया है। तो ये आपको पहचानना था। अब देखने मात्र से लग जा रहा है, अपने आप को रोक नहीं पाता हूं कि थोड़ा धीरे पढ़ा दूं आपको, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। कहा आसमान पर चढ़ाना, चढ़ना नहीं दोस्तों, आसमान पर चढ़ाना लिख रहा है। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? चढ़ाना, ध्यान दीजिएगा, आसमान पर चढ़ाना। इसका अर्थ क्या है? कहा अत्यधिक अभिमान करना। अभिमान का मतलब होता है गर्व, ठीक है, ठीक है। तो अभिमान से कोई मतलब नहीं है। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। आप जब किसी को आसमान पर चढ़ाते हैं, यानी आप जरूरत से ज्यादा उसकी प्रशंसा कर देते हैं और वो बेचारा फूले न समाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा, आंख की किरकिरी होना। किरकिरी होना मतलब आंख की किरकिरी अप्रिय लगने को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अप्रिय लगना, धोखा देना नहीं, कष्टदायक होना नहीं, बहुत प्रिय होना ही। बहुत प्रिय कब होता? जब कहा जाता आंखों का तारा होना। क्या कहा जाता? आंखों का तारा, ठीक है, तब उसे कहा जाता बहुत प्रिय, ठीक है। यहां अप्रिय बात हो रही है क्योंकि किरकिरी होने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या है? कह रहा पैसा ही माँ बाप दोनों है, नहीं, ऐसा नहीं। अत्यधिक कंजूस को क्या कहा जाता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मक्खी चूस से ठीक शब्द नहीं है, ठीक है। जान चली जाए पर पैसा ना जाए भी नहीं। अत्यधिक कंजूस जो व्यक्ति होता है, इसके लिए एक शब्द होता है कृपण। क्या शब्द होता है दोस्तों? कृपण। कृपण दोस्तों बहुत कंजूस व्यक्ति को कहा जाता है। उसका हालत यही होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु तेरे, यहां भी त आया, त। अगर एक ही वर्ड दोस्तों बार बार आए, ठीक है, जब कभी क्या हो, वर्ड की आवृत्ति हो, ठीक है, वर्ड की आवृत्ति जहां होती है, आपको हमेशा पता है कि वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, उत्प्रेक्षा और उपमा से कोई लेना देना नहीं है। अगर वर्ड की आवृत्ति, वर्ड मतलब अक्षर, अगर अक्षर की आवृत्ति कहीं पर हो रही है तो वहां हमेशा अलंकार क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। करा निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? किसका उदाहरण? सममात्रिक। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो ये जो तीनों दिया है ये मात्रिक छंद में आते हैं। किस में आते हैं? मात्रिक छंद में आते हैं, लेकिन मामला सममात्रिक का है। तो याद रखिएगा, जो चौपाई है ये सममात्रिक में है और जो दोहा सोरठा है ये अर्ध सममात्रिक में है, ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। दोहा की बात करेंगे तो इसमें 13-11 मात्रा पर यति होता है। सोरठा की बात करेंगे तो इसमें 11-13 मात्रा होता है। और चौपाई की बात करेंगे तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा दोस्तों? 16 मात्रा होता है। और चरण कितने होते हैं? तो चरण होता है 4। कितना होता है? 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी नहीं करिएगा। ऑप्शन नंबर सी
बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में ना ये सभी टिक उनको लगता है सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये भूल जाते हैं कि सम मात्रिक छंद आपसे पूछा था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो 8 तो ऑप्शन में दे नहीं रहा है तो 9 मान लीजिए। 8 अगर देता तो याद रखेगा 8 बताते हैं भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि कहते हैं 8 है। भरत मुनि याद रखेंगे शांत रस को भेद नहीं मानते हैं, ठीक है, शांत रस को भेद नहीं मानते हैं, ठीक है, भेद नहीं मानते हैं। इसी वजह से उनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, तो रसों की संख्या 8 है तो अस्थाई भाव भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप 9 याद रखेगा क्योंकि यहां पर आपको शांत रस को जोड़ के चलना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। करा साक्षात संकेतित, साक्षात संकेतित कहते हैं, किसे कहा जाता है दोस्तों, अभिधा। अच्छा ये दोस्तों क्या है, याद रखेगा शब्द रूप है, ठीक है, शब्द रूप में 3 चीजें पढ़ते हैं, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है, व्यंजना मतलब जहां व्यंग आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा साक्षात संकेतित जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, यह अभिधा, शब्द के अभिधा रूप को कहा जाता है। बड़ा स्टाइलिश सवाल था, ठीक है, बहुत सारे लोग इस सवाल में डूब गए होंगे, ठीक है। पढ़िए, आपको मेहनत क्या हो सकता है, जब ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तब आनंद आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव नहीं पढ़ाते हैं, यार आप हमारे लाइव की चिंता कम कीजिए, अपने ज्ञान की चिंता ज्यादा कीजिए। ज्ञान मैटर करता है कि हमारा लाइव आना मैटर करता है। चलो मान लो आज मैं लाइव आ ही गया होता तो इस बात की कितनी गारंटी कि आप मेरे लाइव सेशन में उपस्थित रहते हैं। हो सकता है वीडियो आप बाद में देखते हैं, तो वैसे भी आपको लाइव का कोई फायदा तो मिला नहीं। और जब फायदा मिला नहीं तो क्यों लाइव आना भाई। और लाइव आकर अगर मैं बातचीत करता तो आपका ध्यान भी भ्रमित होता। हाँ राहुल, अरे बहुत बढ़िया, जब आप ज्योति बिटिया बहुत बढ़िया, बहुत, तो इस सबसे क्या आपका दिमाग भी भ्रमित होता। ऐसे तो मुद्दे की बात करते हैं और दिमाग में सिर्फ काम की बातें जाती हैं, ठीक है, तो आनंद बढ़ जाता है। अब पता नहीं कैसे आप आनंद नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए, आपके हित के लिए ये मैं क्लास दे रहा हूं और कम समय में इतना बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे बड़े से बड़े चैनल को ज्वाइन कर लें, सब आदमी अपना वॉचिंग बढ़ाने के पीछे ही काम करता है। मैं भी लाइव आता तो मेरी भी वॉचिंग बढ़ जाती, लेकिन मुद्दा यह है ना कि मैं आपके तरीके से नहीं काम कर सकता, मैं अपने तरीके से काम करता हूं। मेरा काम है कम समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, तो यार मैं अपने उद्देश्य से भटक नहीं सकता। लाइव आकर के ज्यादा कंटेंट जुटाने से बेहतर यह है मैं अपने समय को बचाऊं। अब आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा हिंदी तो सर यहां से कवर हो जाएगा, सर जीएस के लिए कोई मंत्र दे देते ना तो आनंद आ जाता। ले लो मंत्र, यहां पे मैं दे रहा हूं आप सभी को मंत्र। देखिए जीएस में मैंने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये तीनों के तीनों लेक्चर ना, देखिए 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक, यानी पूरे 45 लेक्चर में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाया। आप YouTube पे लिखिए एंशिएंट हिस्ट्री बाय नितिन सर स्टडी 91, आपको एक 45 लेक्चर का एक पैकेट मिल जाएगा। उसी तरह से मिडावल हिस्ट्री दोस्तों 46 से 91 तक चला। उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों 92 से 150 तक चला। उसी तरह इंडियन पॉलिटी 151 से लेकर के 230 तक चला, 80 लेक्चर, ठीक है। उसी तरह इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है 231 से 330 तक चला। और जो इंडियन ज्योग्राफी है ये 331 से स्टार्ट होकर दोस्तों 390 तक चल चुका है। अभी दोस्तों एक कंटिन्यू ही चल रहा है, ठीक है, एक समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये चल ही रहा है, तो ये वाला काम चल रहा है। अब तक दोस्तों अगर इस बैच को आपने ज्वाइन किए होते तो दोस्तों 11,700 से अधिक सवाल दोस्तों यहां मैं पढ़ा चुका हूं और अब तक दोस्तों 390 से अधिक लेक्चर में दे चुका हूं, ठीक है। जैसे हिंदी में आज 14वां लेक्चर पढ़ के आपको इतना आनंद आ रहा है कि सर हिंदी में सर आपने 14 लेक्चर पढ़ा दिया और आज हमारा 420 सवाल तैयार हो गया। तो सोचो जब 390 लेक्चर में ये 11,700 सवाल तैयार हुआ होगा तो कितना आनंद आया होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप भरोसा कीजिए, आइए जुड़िए और साथ में तैयारी कीजिए, तब जो है आनंद आएगा आपको, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी दोस्तों 9 बजे आधे घंटे थोड़े समय बाद जो है जीएस वाली क्लास आ जाएगी, तो आप उसे पढ़िएगा, देखिए कितना आनंद आता है। एकदम बढ़िया क्लास चलता है, कोई भी टॉपिक में छोड़ता नहीं हूं, सीक्वेंस में दोस्तों जीएस पढ़ा रहा हूं। मतलब आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नितिन सर ने ज्योग्राफी पढ़ा तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।